हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही होगी। उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ। लेट मी चेक वन थिंग, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो सभी लोगों का एक बार स्वागत है। यस, आई एम ऑडिबल। तो गुड मॉर्निंग एंड होपफुली आप सब लोगों का पिछला दिन अच्छा गया होगा और आगे आने आज का दिन भी अच्छा जाएगा और आने वाले दिन में भी अच्छे जाएंगे। ठीक है। बस हम किस लिए हैं यहाँ पर? हम हैं बस जीएस फाउंडेशन का जो बैच हमने लॉन्च किया है, उस बैच के लिए हम यहाँ पर हैं। और इस बैच में हमने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमी वाला सेगमेंट। पहले हम इंडियन इकोनॉमी करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे और बैचेस की क्लासेस चलती रहेंगी। ये बैच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। इस बैच के अंदर हम वो सारे सेगमेंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। और ऐसे प्यारे दोस्तों, जो लोग इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, चाहे वो आरओ या आरओ का एग्जाम भी दे रहे हों, उन सबके लिए ये बैच बहुत ही रेलेवेंट है। इसकी खासियत क्या है? खासियत ये एक टारगेटेड बैच है। इस बैच के अंदर हम वो सभी एरियाज को कवर करेंगे विच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। ठीक है। तो आप लोग बस कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। तैयार कैसे होना है? देखो जी, सबसे जरूरी होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मिल गया हम पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं। इस चीज से हमें बचना है। सबसे जरूरी है कि हम वो पढ़ें जो एग्जाम में आ सकता है। यानी कि जो एग्जाम में आएगा नहीं, वो तो संभव नहीं है पता करना, लेकिन प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि हाँ ये आ सकता है, ये नहीं आएगा। ऐसा कुछ हम एक बार प्लानिंग कर सकते हैं और जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो भी बहुत कंसाइज या छोटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कई सारे बच्चे कई सारे टेक्स्ट बुक के पीछे भागते हैं। मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था, आप टेक्स्ट बुक के पीछे भागिए, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जिन भी टेक्स्ट बुक के पीछे आप जा रहे हैं या जिन भी किताबों को आप पढ़ रहे हैं, उसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक रेलेवेंट है। एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं या जो हमारा यूपीएससी के अंदर सिलेबस है, वो प्रीलिम्स के लिए हम कुछ एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, है ना, एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम पढ़ते हैं। बट देयर आर सम चैप्टर्स विच आर मोर रेलेवेंट फॉर द यूपीएससी मेंस। कुछ ऐसे चैप्टर भी होंगे जो केवल यूपीएससी मेंस के लिए ही रेलेवेंट होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल, है ना, एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का सवाल प्रीलिम्स में भी आता है, बट उस डेप्थ से नहीं आता जिस डेप्थ से मेंस में आता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कहने को आपको यही पर्पस है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द डॉट्स। क्या आपको कौन से डॉट्स पता होनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज हमें सबसे पहले देखनी है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि फर्स्ट पिक योर सिलेबस। आप अपना सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस को देखिए। ठीक है। आज से ही आपको कुछ नोट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे क्लास वाइज। ठीक है, क्लास वाइज आपको कुछ नोट्स भी मिलेंगे, सो दैट यू कैन रीड एंड मेक योर ओन नोट्स एट योर होम। ठीक है। तो आप अपने नोट्स भी उससे बना पाएंगे और आप अपने रिवीजन भी कर पाएंगे। ये क्लास के साथ चलता रहेगा। थोड़ा सा फेथ दिखाने की जरूरत है, थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है। देन वी विल साइमल्टेनियसली वर्क फॉर सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हमने यूपीपीसीएस देना है, अगर यूपी लोअर का एग्जाम आया तो वहां भी आप ये इसको यूज कर पाओगे। ठीक है। तो हमारा फोकस है और फोकस्ड क्लासेस करनी है, टारगेटेड क्लासेस करनी है, सो दैट वी कैन अचीव द मैक्स, जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें मिल सके। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जहां से छोड़ा था उसके बाद आगे चलने वाले हैं हम। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, इन क्लासेस में अभी तो आपको ये इजीली एक्सेसिबल है, फिर आपको ये क्लासेस तभी अवेलेबल होंगी जब आप इस कोर्स में एनरोल कर लोगे। देखो, हम लोग एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, तो देयर शुड बी सम मोटिवेशन बिहाइंड इट। और हम चाहते हैं कि इस बैच को वो लोग पढ़ें those who are really serious about their own exam। अपनी परीक्षाओं के बारे में जो लोग सीरियस हैं
उन लोगों को इस एग्जाम के पीछे जाना चाहिए और हमसे हमारे साथ मेहनत भी उन्हें ही करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकती है। ठीक है, अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि किस प्रकार से आगे बढ़ने पर हमें और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या अदर सेगमेंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करते हैं तो हम लोग लेते हैं यहां पर व्हाइट कलर, है ना, व्हाइट पेन। अब हम आज लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो क्या लिख दिया हमने, अर्थ व्यवस्था के प्रकार। ये हुआ हमारा पहला हथियार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, प्रकार तो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था हो सकती है और इंटर रिलेशन के आधार पर भी अर्थव्यवस्था हो सकती है। आइए लिखते हैं। अगर मैं यहां पर कहूं आपसे उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि उत्पादन किसके कंट्रोल में होगा, इसके बेसिस पर ये प्रोडक्शन हमने यहां पर ये क्लासिफिकेशन किया है। आइए जरा देखते हैं। हम इसको मेजरली तीन अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में बांट सकते हैं। सामान्यतः तो अर्थव्यवस्थाएं दो ही प्रकार की होती हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे और हम कह सकते हैं पहला होता है कैपिटलिज्म। ठीक है, क्या होता है, कैपिटलिज्म। ठीक है, हम इसको बोलते हैं पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर आते हैं सोशलिज्म पर या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। आप इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आइए जरा इसको ठीक कर देते हैं। कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, है ना, इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हो गई। तीसरा होता है भाई हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जनरली दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिर उनके कुछ गुण ले लिए, कुछ क्वालिटीज ले ली और उसी से बनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं, है ना, ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसके दूसरे हिस्से पर या सिरे पर हम एक और अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, अंतर संबंधों। दूसरे कलर से लिख देता हूं सो दैट हमारा क्लियर कट क्लासिफिकेशन रहे, है ना। अंतर संबंधों के आधार पर, के आधार पर। अंतर संबंध क्या होते हैं, इंटर रिलेशन, अंतर संबंधों के आधार पर। तो अंतर संबंधों के आधार पर आपको इंटर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था, है ना, और
क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। आपने सामान्यतः ये सारे शब्द सुने होंगे, लेकिन प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और कैसे हमें इन्हें डील करना है वो भी हम यहां पर देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, उत्पादन के आधार पर और अंतर संबंधों के आधार पर यहां पर वो बातें बताई गई। अब आते हैं एक एक करके कि इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। चलिए मेरे साथ ही जुड़े रहिए, चलते रहिए बस जैसे मैं चल रहा हूं। याद करिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। देखो भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है यार। जब कभी भी हम कुछ भी देखते हैं कि हमें इकोनॉमी के बारे में बात करनी है, इकोनॉमी क्या था? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो वही चीज यहां पर हमें समझनी है कि उत्पादन या संसाधनों पर नियंत्रण, ठीक है, निजी क्षेत्र द्वारा। और निजी क्षेत्र से आशय बाजार से। तो यानी कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, ठीक है, कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब मार्केट के द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अब मार्केट का नियंत्रण का मतलब है कि जब मैं कहता हूं संसाधन, तो हमारे देश के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। संसाधनों से मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से है, उत्पादन के साधनों से है। किससे है? उत्पादनों के साधनों से। और उत्पादन की जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, कल ही डिस्कस किए थे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस पर जो निर्णय है ना, वो किसके लागू होते हैं? यानी कि भूमि सरकार निजी क्षेत्रों के पास, श्रम भी निजी क्षेत्रों से, पूंजी भी निजी क्षेत्रों के पास, उद्यमशीलता भी निजी क्षेत्रों के पास। एंड एज ऑफ नाउ वी कैन से कि जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करेगा। आर यू गेटिंग दिस? कि प्रोडक्शन जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें पर नियंत्रण या कंट्रोल जो है वो निजी क्षेत्र। आप याद करिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती, तो उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फिर इन्हीं के जिम्मे। जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर व्हाट what, how and to whom to produce, ठीक है जी, क्या, कैसे और किसके लिए लिए उत्पादन। अब सवाल आपके सामने कि हमें यह हल ढूंढना है कि भाई कोई अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो ये क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, हु विल टेक द डिसीजन, कौन लेगा निर्णय। आइए, ठीक है जी, इसका निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा, ठीक है जी, बाजार, वी कैन से मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस
बाजार शक्तियां जो होती हैं वो तय करती हैं कि क्या उत्पादन करना है। सरकार, यानी कि सरकार का रोल नहीं दिख रहा मुझे यहां पर कोई चीज का प्रोडक्शन करने में। सरकार का रोल नहीं दिख रहा रिसोर्सेस के ऊपर। सरकार का रोल नहीं दिख रहा मुझे क्या डिसाइड करना है। मुझे यहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल दिखाई दे रहा है, और वो लार्जली दिखाई दे रहा है, हैवीली दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना? तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये बाजार। आपको जहन में एक सवाल आएगा कि ये बाजार शक्तियां इतना क्यों लग रही हैं, क्या उन्हें मजा मिल रहा है? तो वी कैन से फोकस टू मेक प्रॉफिट। इनका प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जन है। ये इसलिए इतना दिमाग लगा रहे हैं, इनको कोई ऐसा नहीं है कि ये सोशल वेलफेयर और तरक्की और ये सब करने के मूड में हो, ना ना। इनका सिंपल काम है, आप जो बोलोगे हम बना देंगे, बट हम लेंगे आपसे अच्छी कीमत और उससे कमाएंगे पैसा। इफ यू आर रेडी टू पे दिस whatever you want from us, then all the things will be provided from us. सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमें एक अच्छी कीमत दोगे। तो फोकस टू मेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बनाना इनका मेन उद्देश्य होता है और लाभ पर ही ये फोकस्ड होते हैं। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मांग के अनुसार उत्पादन। अब देखो जी, यहां पर नीड के अनुसार उत्पादन नहीं है। क्या प्रोड्यूस करना है, जो डिमांड होगी वो प्रोड्यूस करें, जो डिमांड होगी। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे गरीब को फायदा, अमीर को फायदा, बनाने वाले को फायदा होना चाहिए। ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर कुछ एक खासियत भी है, जैसे आइए जरा देखते हैं एक दो बातें कि इस इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वापस से रिकॉल करिए मेरे साथ कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ही मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि सारे निर्णय मार्केट के द्वारा लिए जा रहे हैं। रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल मार्केट का है, संसाधन जो होते हैं वो मार्केट को बिलोंग करते हैं। What to produce, how to produce, to whom to produce, everything will belong to the market. फोकस है प्रॉफिट मेकिंग पर। जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। इस इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवेनिटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? उपभोक्ता की संप्रभुता। ये क्या शब्द आ गया भाई? उपभोक्ता की संप्रभुता का मतलब है कि यहां पर उपभोक्ता या जो भी चीजें इसके लिए बनाई जा रही हैं उस पर कुछ थोपा नहीं जा रहा, बल्कि यहां पर उससे कहा जा रहा है कि आप जो बोलोगे, आप हमारे आका हो, आप जो बोलोगे वो हम प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? सो दैट वट एवर ही विल डिमांड, ये प्रोड्यूस कर देंगे उसका। तो यहां पर कंज्यूमर सोवेनिटी एक नया फीचर है जो अक्सर हमें दिखाई देगा। फिर आते हैं कि यहां पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दिखाई देगी, निजी संपत्तियां भी दिखाई देंगी, क्योंकि सारी संपत्तियां जो हैं वो ऐसा नहीं कि सरकार का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं। क्या यहां सरकार नहीं होती है? होती है सरकार, लेकिन निजी संपत्तियां भी। जैसे हमारे देश में क्या अडानी नहीं है, उनकी संपत्ति नहीं है? सरकार के होते हुए है उनकी संपत्ति। क्या अंबानी नहीं है, क्या टाटा नहीं है, क्या बिरला नहीं है, क्या कौन नहीं है?
बजाज ग्रुप वाले नहीं है, संपत्ति है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? नहीं, वो भी मतलब नहीं है। देखेंगे अभी तो वी कैन से दिस कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है, कंज्यूमर सोवेनिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज निजी संपत्तियां भी हो सकती हैं, कंज्यूमर सोवेनिटी भी होती है, ठीक है। अब यहां से हम चलेंगे कुछ एक नए हिस्से की तरफ, किस इकोनॉमी के अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन है, ऐसे भी पूछ लेंगे। तो हमारे बड़े ताऊ का नाम लिखना, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपको जनरली कई जगह मिल जाएंगे। कोई पूछेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। कई बार क्लासिकल इकोनॉमी के फादर कौन है, एडम स्मिथ। याद रखना। अब एडम स्मिथ ने 2-3 बातें की, उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिछले दिनों मैंने एक सीडीएस में भी प्रश्न देखा था कि व्हाट इज द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड क्या है ये, तो जरा देखेंगे कि कैपिटलिज्म के अंदर हमें और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है, उसमें आपको ध्यान रखना एक पॉलिसी का नाम, इसको हम कहते हैं लेज़ेस फेयर पॉलिसी, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। यहां लिख देता हूं रेड कलर से, मतलब लेस इंटरफेरेंस ऑफ, यानी कि अगर कोई अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक है तो उसके अंदर लेज़र फेयर नीति का पालन किया जा रहा होगा। लेज़र फेयर नीति का पालन किया जा रहा होगा, और लेज़र फेयर नीति का पालन का मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था में सरकार का बहुत कम रोल होगा। अब जब सरकार का रोल नहीं है तो कैन वी से दिस कि यहां केवल प्राइवेट लोगों का रोल है, और जहां प्राइवेट लोगों का रोल होगा ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मैं काम करूंगा, यानी कि मुक्त है, फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है ना, यानी कि इसीलिए इसे हमने मार्केट इकोनॉमी कहा था, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही है कि यहां पर कोई आपको टोकने वाला नहीं है, और अगर ऐसा है तो सब लोग प्रोडक्शन में कर सकते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट है, कोई रोकने वाला नहीं, रिसोर्सेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको यहां पर हाई कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। क्या सोचे हो, सब आसान है, तो यहां पर कड़ी प्रतिस्पर्धा भी आप देखोगे, प्रतिस्पर्धा भी आप देखोगे। कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब खतरनाक, मैं आपसे अच्छा करूं, मैं बढ़िया करूं, उनके अच्छा करें, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल एडवांटेज है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, सरकार का कोई रोल नहीं है का ये बिल्कुल अंदाजा मत लगा लेना कि सरकार यहां होती नहीं होगी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, उत्पादन में सरकार का कोई रोल नहीं। किसी देश में क्या केवल इकोनॉमिक पक्ष ही होते हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट भी होता है। किसी देश के अंदर कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं,
अगर मैं कोई कंट्री लेता हूं तो कंट्री का एक एस्पेक्ट है ना इकोनॉमी, एक एस्पेक्ट सोशल भी हो सकता है, एक एस्पेक्ट पॉलिटिकल भी हो सकता है। बोलो, तो यहां पर तो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं है, ऐसा ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों को लेकर यहां पर आप कह सकते हैं ये सब ठीक है। तो वी कैन से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर लेजर स्फीयर होगा, लोग कम इंटरफेयर करेंगे। अब जब मार्केट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, यानी कि प्रोडक्शन इनके हिसाब से हो रहा है, कोई उसको कुछ बता नहीं रहा है, इसीलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, एक अवधारणा है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड। क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या? अदृश्य हाथ, यानी कि बाजार को कोई चला नहीं रहा है, आपको यहां पर इनविजिबल हैंड, प्राइस मैकेनिज्म, है ना, अदृश्य हाथ बोल सकते हो। दूसरा, कीमत तंत्र बोल सकते हो, मतलब सब कुछ बाजार अपने आप कर रही है, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ा देगी अपने आप। नथिंग यू हैव टू प्लान, आपको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इस इकोनॉमी के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता तो सरकार सब प्लान करती, यहां प्लान कुछ नहीं है, अपने आप हो रहा है। दैट्स व्हाई इनविजिबल हैंड। कीमत अपने आप चल रही है, नो वन इज कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग द प्राइसेस, कोई भी कीमतों को रेगुलेट नहीं कर रहा है। अब एडम स्मिथ के इस कॉन्सेप्ट से ऐसा लगता है कि सरकार को पूरी तरीके से इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। क्यों? अगर मैं इसके एडवांटेज देखूं तो क्या मैं इसका एक एडवांटेज या लाभ देख पा रहा हूं जो आप भी देख पा रहे हो? पहला लाभ कि मोटिवेशन यहां पर ज्यादा होगा, हाँ या ना? लोग ज्यादा प्रोत्साहित होते होंगे, यस या नो? मोटिवेटेड रहते होंगे कि वो, और पर्पस क्या होगा? क्यों? क्योंकि दे कैन मेक द प्रॉफिट, जो जितना कमाओ उतना ले जाओ, ऐसा होगा इसमें। तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट भी अधिक दिखाई देगी, क्योंकि लेस कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है तो लोग ज्यादा खुल के निवेश करते होंगे। यहां पर आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी दिखाई देगा। हिंदी वाले मैं जो बोलता हूं मोटिवेशन, यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो निवेश ज्यादा होगा, मोटिवेशन ज्यादा होगा, तकनीकी का आधार ज्यादा होगा, है कि नहीं? ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश अधिक होगा। उदाहरण लीजिए आप, यानी कि जो अर्थव्यवस्थाएं खुली होंगी, जिनमें खूब ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कम होंगी, तो उनमें निवेश जल्दी आकर्षित होगा। आप खुद सोचिए कि आप ऐसे किसी के घर में जाना चाहते हैं जहां हर बात पर रोक टोक लगा दे कि बेड पे मत बैठो, चेयर पे मत बैठो, चेयर पे बैठो तो सीधा बैठो, नहीं जाओगे ना। लेकिन एक ऐसा घर हो जहां आप जाओ, अपनी मर्जी से घूम सको, देख सको, कहीं भी बैठ सको, कभी भी टीवी ऑन कर सको, कभी एसी ऑन कर सको, तो इट विल बी गुड फॉर यू। आप जाएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं, दे रेस्पेक्ट मी, है ना? तो इन्वेस्टमेंट, निवेश, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी का जो यहां पर अगर देखें तो हमारी जो तकनीक है इस अर्थव्यवस्था के अंदर, तकनीकी बेहतर होती है कि नहीं होती? तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है कंपटीशन। अब ये कंपटीशन जब होगा तो हो सकता है कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी यानी कि बेहतर गुणवत्ता मिले आपको अपने उत्पादों। दिस इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। मोटिवेशन है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कंपटीशन है, एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो वी कैन से कि भाई ये हो रहा है, अच्छा है, ये तो अच्छी चीज है, क्यों अच्छी चीज नहीं है? तो क्या
भारत को भी, अब सोचो जरा, आई थिंक इंडिया को भी, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया मस्ट गो फॉर दिस कि इंडिया शुड अडॉप्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। भारत को अडॉप्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अगर इतनी अच्छी बात है तो इसके डिसएडवांटेज भी तो हो सकते हैं, यानी कि लाभ के साथ साथ इसकी हानि भी हो सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जब भी देखेंगे तो इसको लिखेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पता ही हो गए। हानि क्या हो सकती है? पहली हानि हो सकती है कि सेंट्रलाइजेशन, रेड से लिखता हूं, जो अच्छी बात नहीं होगी वो रेड से, ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संकेंद्रीकरण हो सकता है, यानी कि कुछ लोग ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज का मालिक बन जाएंगे, कुछ लोग ही अमीर होंगे, वही सब कुछ रेगुलेट करेंगे, गरीबों के हाथ में केवल नौकरी लग जाएगी बस, और वो उनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। तो संसाधनों का संकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो अब जरा ध्यान दो, इससे एक चीज और उत्पन्न होती है, जब आपके यहां पर रिसोर्सेस किसी एक ही व्यक्ति के पास चले जाएंगे, अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा, तो आपको हमें अर्थव्यवस्था में इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, आय की असमानता देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है? जब इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, सारा एक ही के पास है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मोनोपोली भी देखने को मिलेगी, एकाधिकार भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इस अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी थोड़ा ज्यादा गरीब हो जाए, लेकिन अमीर के पास खूब मौका है, क्योंकि खूब पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब ये हो सकता है। और यहां पर हम देखेंगे इनकम इनइक्वालिटी, अब जब गरीब आदमी होंगे तो उनका शोषण, लेकिन वही बात है, लोग कहेंगे खूब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तेजी से बढ़ेगी तो फायदा होगा, खूब अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जाएगी, वो कह सकते हैं, उनको कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? सोचो, ऐसा दिख रहा है कि ये अर्थव्यवस्था ठीक है, अमेरिका जैसे देशों ने या यूरोप के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था ही उत्पादन के मामले में अडॉप्ट, और इसी पूंजीवादी मॉडल के कारण हमने देखा कि कभी कभी यह अर्थव्यवस्था भी चलती नहीं है, क्योंकि क्या होगा, इसमें लोग व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि सरकार को यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात होगी, आपको याद रखना पड़ेगा 1929 के दरमियान अब पूरी दुनिया में एक महामंदी आई, और उस महामंदी ने क्या किया पता है? उस महामंदी के कारण पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं नीचे चली गई, और बहुत बुरा हाल हुआ ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का जो इस तरीके के मॉडल पर अडॉप्ट हुए। तो एडम स्मिथ के मॉडल को थोड़ा सा राहत देने के लिए जेएम कीन्स आगे आए। जेएम कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने कहा कि देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि खूब स्वतंत्रता दोगे, खूब स्वतंत्रता दोगे, बिजनेस खूब बढ़ेगा, लेकिन स्वतंत्रता देने के साथ साथ यहां सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो खर्चे ये लोग अपनी जेब से नहीं करेंगे, जैसे सड़क बनाना, सड़क बनाने पर कभी भी ये लोग खर्चा, क्या दुकानदार सड़क बनाने पर खर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी लगाने पर खर्चा करेंगे, रेलवे चलाने पर खर्चा करेंगे, बसेस चलाने पर खर्चा करेंगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने पर खर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कहा कि देखो उत्पादन के मामले में तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेएम कीन्स ने कहा कि सरकार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में खर्च अपनी जेब से करना चाहिए। क्यों? आप कहोगे सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो ये लोग कमाते होंगे, उनको कर का भुगतान करते होंगे, टैक्स देते होंगे कि नहीं देते होंगे। आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। अगर यहां पर मैं बात करूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर हमसे पूछा जाए ये कीन्स का अर्थशास्त्र क्या है, हमने अभी तक देखा है किसका अर्थशास्त्र? अभी तक हमने देखा है पूंजीवादी अर्थशास्त्र, जो कि एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र पर आधारित है। वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि स्वतंत्रता, सोवेनिटी, मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार का कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, इस पर वकालत कर रहे हैं। ठीक। लेकिन कीन्स के अर्थशास्त्र ने इसी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। कीन्स अर्थशास्त्र, कीन्स का अर्थशास्त्र क्या कह रहा है? कीन्स का अर्थशास्त्र कह रहा है प्रमोट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड एजुकेशन टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। कई बार क्या होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते। अब जब पैसे नहीं होंगे तो कमाने वाले कुछ भी बना के रखते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या कहा कि उपभोक्ता, जो मैं लिख रहा हूं हिंदी वाले लिखेंगे, मांग में वृद्धि के लिए, उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए अवसंरचना, ठीक है, एवं अवसंरचना एवं बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा इत्यादि पर, शिक्षा इत्यादि पर सरकारी व्यय करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो आपकी इकोनॉमी कैसी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते, कभी भी कोई भी, जैसे 1930-29 का जो पीरियड है वो 1939 तक चलता है, इसी को हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, महामंदी कहते हैं। और इसी महामंदी के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, और 10 साल के इस पीरियड से, 10 साल लगे इस पीरियड से निकलने के लिए। तो यहां पर कीन्स क्या कह रहे हैं कि ये क्यों आता होगा? मंदी हमेशा आती है डिमांड में कमी के कारण, डिमांड में कमी के कारण मंदी क्यों आती है? हमेशा डिमांड में कमी के कारण आती है, मांग में कमी के कारण आती है। तो मांग कैसे बढ़ी रह सकती है? इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वो सरकार करे, लोगों को सरकार पैसा दे, लोगों की एजुकेशन पर सरकार खर्च करे, क्योंकि वो लोग तो, और जब ये लोग कुछ कमाएंगे वमाएंगे तो मांग में कभी कमी नहीं आएगी, ये चीज और ऐड करनी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेसेसरी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो लोगों। ठीक है, तो एजुकेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन दिस। मतलब जो एडम स्मिथ का सिद्धांत है वो कह रहा है कि सरकार को आने की जरूरत नहीं है। तो कीन्स ने भी ऐसा नहीं कहा कि सरकार उत्पादन में आ जाए, नहीं, कीन्स कह रहे हैं थोड़ा मदद करे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, थोड़ा मदद करे वो आपको एजुकेशन देने में, थोड़ी मदद करे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा मदद करे। आपने जो अभी तक अर्थशास्त्र पढ़ा वो अर्थशास्त्र क्लासिक इकोनॉमी था, और कीन्स का अर्थशास्त्र क्या कहता है? क्लासिक इकोनॉमी लेजर फेयर पॉलिसी को प्रमोट करती है।
ठीक है, तो हम ये जो पढ़ते हैं, ये जो मॉडल हमने आज देखा था अभी, याद रखिए, अगर हमसे कोई पूछेगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और कीन्स की इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मैं एक एक लाइन रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण निजी क्षेत्र के द्वारा रखा जाता है। संसाधन यानी रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जिनसे हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन के कुछ स्थिर कारक होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पे इन पर नियंत्रण जो होता है वो मार्केट का होता है, मार्केट फोर्सेस का होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, एवरीथिंग डिसाइड्स बाय द मार्केट। बाजारें ही तय करती हैं। इतना सब कामकाज ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए ध्यान देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि लाभ कमाएंगे। इसके अतिरिक्त लाभ कमाने के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो ये प्रोडक्शन जो है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग नहीं, उनकी डिमांड के हिसाब से करते हैं, उनकी मांग के अनुसार करते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इन मार्केट इकोनॉमीज के अंदर जो मार्केट की मांग है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा होता है। इसमें कंज्यूमर सोवेनिटी भी होती है, यानी कि उपभोक्ता जो चीज चाहता है वही मार्केट बनाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, यानी कि निजी क्षेत्र के लोग अपना पैसा कमाकर अपने पास धन संपदा ये सब एकत्र कर सकते हैं। और फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जो एडम स्मिथ, इनके कई कॉन्सेप्ट हैं। और फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होने के साथ साथ ये क्लासिकल इकोनॉमी के भी फादर हैं। इनके हिसाब से अगर चलें तो पता चलेगा कि संसाधन जो हैं वो निजी क्षेत्रों को बिलोंग करने चाहिए। इसके अंतर्गत लेजर्स फेयर पॉलिसी, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति का पालन होना चाहिए। अहस्तक्षेप मतलब लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कम नियंत्रण, कम इंटरफेयर होना चाहिए। जहां सरकार का कम इंटरफेयर होगा उसे ही हम मान लेंगे कि ये मार्केट के हिसाब से चल रही है, सरकार के हिसाब से नहीं चल रही। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, यानी कि हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इनविजिबल हैंड नाम का कॉन्सेप्ट काम करता है, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। यानी जहां जो उत्पादन हो रहा है वो अदृश्य हाथों से हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि कब कौन सी चीज का उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, ये सब बाजार तय कर रही है। यहां कोई भी अथॉरिटी किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं करती। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कुछ फायदे भी हो सकते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं लोगों को प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनके द्वारा किए गए काम के लिए उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में इन्वेस्टमेंट या निवेश भी बढ़ता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी जो है वो और बेहतर होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कंपटीशन यानी कि बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के अंदर कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे इन अर्थव्यवस्थाओं में रिसोर्सेस का सेंट्रलाइजेशन या संकेंद्रीकरण भी हो सकता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आय की असमानता भी देखने को मिलेगी। और संसाधनों के संकेंद्रीकरण के कारण यहां पर आप छोटे लोगों को पनपते हुए नहीं देखोगे, इसलिए मोनोपोली या अधिकार जैसी चीजें भी आपको दिखाई देगी। ये मॉडल क्लासिकल इकोनॉमी का मॉडल है, जिसमें कहा गया कि सरकार को प्रोडक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन यहीं पर कीन्स का अर्थशास्त्र कुछ और बातों पर पुष्टि करता है। कहता है ये सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कीन्स का अर्थशास्त्र यह कहता है
कि सरकार जब यहां से जो टैक्स वैक्स कलेक्ट करती होगी तो उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल ले, अपना ऐसा नहीं करे कि मंत्री परिषद में बैठे हुए लोग, मिनिस्टर्स, उनकी सैलरी बढ़ा दे और खूब घुमाई करे, ऐसा नहीं, बल्कि इसकी जगह पर सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जरूरतमंद यानी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अलाउंसेस देने चाहिए, सो दैट ये इंश्योर हो सके कि कंज्यूमर के पास पैसा है और इससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी या परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, जिससे कि मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरीके से बेहतर ढंग से समझ लिए। एक चार्ट देखते हैं, उससे हमें एक आइडिया होने वाला है और हम समझ जाएंगे कि ये जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये पहले इवॉल्व क्यों हुआ और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में इवॉल्व क्यों हुआ। ये दो महानुभाव एडम स्मिथ बुक लिखते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में बुक लिखी और इसी में कॉन्सेप्ट दिया लेजेस फेयर का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट दिया? लेजेस फेयर का। ये भाई साहब जो हैं इनको हम कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल दादा, मार्क्स दादा, है ना। और इन्होंने भी एक बुक लिखी, नाम है दास कैपिटल। और ये बुक जो है वहां से हम ऐसा मानते हैं कि एडम स्मिथ के थोड़े से बुरे दिन शुरू हुए। एडम स्मिथ का जब टेन्योर है वो आप देखिए 1723 से 1790 के बीच के समय, और आप सबको पता है कि पहली औद्योगिक क्रांति 1750 से 1850 के बीच। तो यहां पर ही एडम स्मिथ ने लोगों को काम करते हुए देखा और कहा कि अगर सरकार काम करने वाले लोगों को रोकेगी और कहेगी कि नहीं नहीं ज्यादा घंटे काम मत करो, कम घंटे काम मत करो, तो बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? इसलिए सरकार को यहां पर छोड़ देना चाहिए इनको। जैसे जिसने, और फिर इसी बीच क्या होगा कि जब लोग प्रॉफिट के कैपिटलिज्म में मॉडल में जाएंगे तो वो देखेंगे कि बच्चों का, महिलाओं का, यहां तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी काम पे लगाएंगे, ज्यादा ज्यादा घंटे काम करवाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग। और पैसा भी सब में नहीं बट रहा क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग। पीछे बता चुका हूं, पैसा एक ही आदमी के हाथ में आएगा, नीचे काम करने वाले लोग केवल सिपाही सालार बन जाएंगे बस। 1850 से 1951 का जो दौर है यह सेकेंड रेवोल्यूशन का दौर है और इस समय कार्ल मार्क्स आ चुके हैं, पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। वो लोगों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से एडम स्मिथ का जो कैपिटलिज्म मॉडल है वो लोगों पर हावी होता जा रहा है, पैसे खूब कमाने के चक्कर में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो फिर उनको लगता है गलत हो रहा है। इनके हिसाब से क्या था कि जैसे मान लो ये एक कंपनी का हेड है और उसके अंडर में 4 अन्य लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मालिक को क्या लगता है 4 नौकर है मेरे, क्या लगता है 4 नौकर है और ये लोग जो कमा कर लाएंगे उस पर इसका अधिकार है। यही एक कैपिटलिज्म मॉडल, यानी कि ये लोग कमाएंगे, उस पर जो अधिकार है वो इसी का अधिकार है। ठीक है, ये इसी का ही अधिकार है। तो अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि ये 4 लोग हैं, उस पर इनका अधिकार है और ये ही तो ऐसे तो कमा कर लाते रहेंगे, ये अमीर होता रहेगा। पैसे वाला कौन होता रहेगा? ये ऊपर वाला पैसे वाला होता रहेगा, है कि नहीं? पैसे वाला होता रहेगा। अब यहां पर आप सोचो कि जैसे ये 4 लोग हैं, अब इनका थॉट प्रोसेस में वही अमीर होता रहे, कोई बात नहीं,
इनका मानना है कि ये अमीर होगा तो सबको कुछ ना कुछ पैसा देगा और सबका काम चलता रहेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं है। एक सेकंड देना। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये 5 लोगों ने मिलकर काम किया तो जो भी गेन हो, जो भी लाभ हो, वो सबको मिलना चाहिए ना। ये अकेले क्यों अमीर हो रहा है? बस दोनों की अप्रोच में अंतर है। समझ गए? दोनों की अप्रोच में ये अंतर है, ध्यान रखना। पहली चीज, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि भाई जब सब काम करे तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। यहां ऐसे कैसे हो गया कि वो अमीर होता जाए, ये बेचारे गरीब होते जाए? बस यही बात कार्ल मार्क्स की एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था को जन्म दे देती है। उसे हम आज जानते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसे इस नाम से जानते हैं। ठीक है, यस। आइए लिखते हैं जरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती, जरा देखेंगे। डालिए हेडिंग, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थ व्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थ व्यवस्था। क्या है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था? इन्होंने कहा देखो भाई, पहली चीज, कोई एक आदमी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेस आर गवर्न्ड बाय स्टेट अथॉरिटीज। मतलब संसाधन पर नियंत्रण राज्य शक्तियों द्वारा स्थापित, राज्य शक्तियों द्वारा स्थापित। तो संसाधनों पर नियंत्रण राज्य शक्ति, तो संसाधन है किस लिए? उत्पादन के। फिर से वही बात याद करो, सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या होते हैं उत्पादन के संसाधन या प्रोडक्शन के? बताओ। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन के जो संसाधन हैं उनमें आता है लैंड, लेबर, आता है कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा किसको बिलोंग करेगा? ये सब कुछ बिलोंग करेगा आपकी राज्य शक्ति। कि कैसे जमीन किसके पास जाएगी, श्रम कैसे कार्य करेगा, पूंजी कहां से आएगी। अब कुछ नहीं करना है बाजार को, बाजार से निकालकर सब कुछ रेगुलेशन में नियंत्रण हो गया है। नियंत्रण हो गया, इसीलिए इसे हम कमांड इकोनॉमी भी बोल देंगे। ठीक है, नियंत्रणकारी अर्थव्यवस्था बोल सकते हो। लॉजिक याद नहीं करना होता, लॉजिक से चलना होता है, पता है। नियंत्रणकारी अर्थव्यवस्था। ठीक। अब यहां पर रिसोर्सेज आर गवर्न्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज, राज्य शक्तियों द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, फिर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि व्हाट, हाउ, टू whom, टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या उत्पादन, क्या, है ना,
क्या, मतलब क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब तय करेंगे राज्य शक्तियां। आपको कुछ नहीं करना है। अब राज्य शक्तियों का काम है, राज्य शक्तियों का मतलब वहां से सरकारों से है। लो सरकार लिख दे, कोई भरोसा थोड़ी ना। आप सोचो राज्य के पास कोई सुपरमैन टाइप की शक्ति होगी क्या सर? कोई भरोसा नहीं है भाई, आप सोच सकते हैं, है ना? तो आप ये ना सोचे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य के पास शक्तियों का मतलब क्या है। राज्य की शक्तियों का मतलब है कि कैसे उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है? अब जब राज्य निर्णय ले रहा है तो उत्पादन किसके अनुसार? मांग नहीं, उत्पादन आवश्यकता अनुसार। ठीक है? आवश्यकता अनुसार। ठीक, मतलब प्रोडक्शन जो है नीड के अकॉर्डिंग होगा। प्रोडक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड। नीड क्यों? क्योंकि डिमांड में तो आप कुछ भी मांगोगे सरकार से तो सरकार कुछ भी तो नहीं देगी ना आपको। नीड में मांग सकते हो कि सर सड़क नहीं है ना, सर अनाज नहीं है, दवाई नहीं है, शिक्षा नहीं है। ये नीड है आपकी। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, सैनिटेशन नहीं है, पेयजल नहीं है, मांगिए, आप देगी सरकार। लेकिन अगर मैं कहने लगूं नहीं, मैं तो पेरिस भी नहीं गया, एक बार भी पेरिस घुमा देते सर, मैं तो बड़ा सा मन करता है कभी कभी मालदीव चला जाऊं, तो भगा देगी तुम्हें वहां से। भाग जाओ, बहुत मारेगी, है ना? तो प्रोडक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है? आपकी मांग के अनुसार नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होता है। अब ऐसे में सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है, जरा सोचो। क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों सरकार यहां पर दिमाग लगाने पे तुली हुई? तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो हमें पहला ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आता? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। कि भाई ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी किसी का शोषण कर ले, ये नहीं होना चाहिए इस अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था का पर्पज ही है। तो सरकार इसमें एक भूमिका निभा रही है, सरकार इसमें एक भूमिका निभा रही है, और वो देख रही है कि भाई हमें सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है? आइए जरा आगे देखते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में हमने कहा कि ये कमांड इकोनॉमी, मतलब हमने कहा कि इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण है तो यहां पर आपको उत्पादन जो है या प्रोडक्शन जो है, सामान्यता ऐसा हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए जाएं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हो और वो करते हो। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट लोग ना करके सरकार कह रही है कि हम बनाएंगे अपनी कंपनियां एंड नाउ वी विल मेक द प्रोडक्शन। क्योंकि उत्पादन करना, तुम लोग सब हमारे एम्प्लॉई हो, तो जो पैसा आएगा वो सब में बराबर बंटना है यहां पर। ठीक है? तो ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। ठीक है? कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, और दोनों के बीच ये बात ध्यान रखना, आप कभी भी समझते हैं कि यहां पर ये राज्य शक्तियों को सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर जब ये राज्य शक्तियों की सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने एक बात और कही थी कि अगर आपके अधिकार मांगने से नहीं मिलते तो आपको छीन लेना पड़ेगा। तो कई बार आपने एक उदाहरण लिए, देखो उदाहरण लीजिए, और कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे मैं रशिया का उदाहरण लेता हूं।
रशिया या यूएसएसआर। लेनिन की रूसी क्रांति पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा चाइना। चाइना के अंदर भी क्रांति हुई माओ की, है ना। ये सारे लोगों का जो मॉडल है वो काफी हद तक मार्क्सिज्म पर आधारित है। ठीक है, मार्क्सिज्म पर है। अब मार्क्सिज्म पर आधारित का मतलब शुरुआत में तो इन्होंने अपोज करना शुरू किया, यानी कि अपोज का मतलब इन्होंने सरकार का बायकॉट किया, और बायकॉट करने के बाद यानी कि पहले तो ये उसका अपोज करेंगे और फिर नहीं होगा तो ये संघर्ष भी करेंगे, वर्ग संघर्ष, अमीर गरीब के खिलाफ संघर्ष करें, क्लास स्ट्रगल, है ना। यानी कि ये अपने अधिकारों के लिए अमीरों से लड़ेंगे, उनसे छीनेंगे वस्तु। लेकिन एक बार ऐसी स्थापना हो गई तो फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्शन, ये सब सरकारी कंपनियां, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में, प्राइवेट लोगों के लिए कुछ खास ऐसी जगह नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे में आपको फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एक एडवांटेज तो हो सकता है, जरा देखें क्या एडवांटेज हो सकता है। जैसे आपको यहां पर हो सकता है, कोशिश तो की जाएगी कि रिसोर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा। इसका मतलब क्या है, कहां से विकेंद्रीकरण हो गया भाई? विकेंद्रीकरण मतलब संसाधनों पर सबका नियंत्रण है। मतलब इसमें आपको पब्लिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, सार्वजनिक संपत्ति। ये कंपनी क्या है, किसी एक आदमी की थोड़ी ना है। बोलो, ये चीज तो कह सकते हैं कि भाई जी ये हमारी कंपनी। हर आदमी कह सकता है कि भाई इस कंपनी का मालिकाना देश के लोगों के पास, है ना। तो यहां पर आपको थोड़ा इकोनॉमिक जस्टिस दिखाई दे सकता है, आर्थिक न्याय की आप अपेक्षा कर सकते हैं। देखो ये होता नहीं है, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं अगर कहूं सोशलिज्म का ही सबसे रिजिड रूप कम्युनिज्म चाइना के द्वारा लागू किया गया, और चाइना में जब इसे लागू किया गया तो क्या चाइना में सब कुछ सबको मिल गया? नहीं। चाइना ने के ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि जानबूझकर उन्होंने समाज के एक तबके को गरीब रखा, जिससे वो अमीरों के लिए काम करता रहे। अगर सारे अमीर हो जाएंगे तो कौन काम करेगा? करेगा कोई? काम नहीं करेगा। तो ये आरोप भी लगते हैं उनके ऊपर। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय देखने को मिल रहा है। यहीं पर आप देखेंगे कि यहां इनकम इक्वालिटी देखने को मिल सकती है, आय समानता। ठीक है, समानता, और संसाधनों तक सबकी पहुंच भी होगी, कोई किसी से वंचित नहीं होगा, सबका समान अधिकार होगा। ये सब अब कितना भी पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें क्या है। आइए साइड में देखते हैं, क्या इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है? अगेन डिस एडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके? पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि भाई डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर मोटिवेशन कहां है काम करने का? कहां है मोटिवेशन? मैंने कोई चीज आविष्कार कर ली, उसके ऊपर मालिकाना हक जमाने कौन आ जाएगा? सरकार कहेगी अरे तुमने बनाया, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर चलेंगे, ये करें, सब मिलकर होने लग जाएगा। कैमरे का आविष्कार कर दिया, सरकार कहेगी वेल डन, हम लोगों ने। अरे हम लोग क्या, हमने किया भाई।
तो लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, बोलो, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन है ना। रीजन क्या है, प्राइस, कह सकते हैं ना, मोटिवेशन का अभाव हो जाएगा भाई, लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कोई फायदा नहीं काम करके, क्योंकि हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है जी, तो तकनीकी का जो विकास हो रहा था तेजी से, वो कम होगा अब, लेस इन्वेस्टमेंट, निवेश कम गिरेगा, निवेश कम हो सकता है। ठीक है, ऐसे में बाहर के लोग आपके पास कम आएंगे, ऐसा हो सकता, मैं बार बार कह सकता हूं, कैन भी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप उतने रिजिट होंगे नहीं। जैसे फायदे जब मैंने लिखाए तो इट कैन भी है ना, ये हो सकता है, हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि रशिया और चाइना ऐसे मॉडल अडॉप्ट करते हैं, तो क्या वहां ये सार्वजनिक संपत्ति है, वहां सब आर्थिक न्याय चल, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहते कुछ है और होता कुछ है। जैसे अमेरिका के अंदर क्या लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या मॉडल्स हैं, अगर इनको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए तो वी कैन से कि हाँ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, इन्वेस्टमेंट में कमी होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, लो कंपटीशन होगा आपका, लो कंपटीशन होगा। और अगर कंपटीशन कम है तो जस्ट इमेजिन इट कि अगर हमारे देश में कंपटीशन की ही कमी हो गई तो आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, कि भाई उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि अब तो कोई कंपटीशन है नहीं, जो सरकार ने दे रहा वो खा लेना, आपने खरीद के खा नहीं रही, सरकार बांट रही है, अगर जो भी है वो बहुत बेसिक सा ही होगा, कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं, बस अर्थव्यवस्था को चलाना 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 यही चल रहा होगा। वी हैव टू मूव द इकोनॉमी, जस्ट नथिंग एल्स, स्लोली 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 चलती जाए, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ना आपसे पूछा जाएगा कि कम्युनिज्म क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब आपसे कम्युनिज्म पूछा जाए तो आपने ये कह देना कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत हम सोशलिज्म में थोड़ा लिबरल होते हैं, लिबरल मतलब दूसरों को भी, लेकिन कम्युनिज्म में रिजिड होते हैं। ठीक है, मतलब एकदम रिजिड रहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट, बस यही अंतर है दोनों के बीच। ठीक है, चलिए, नीतियों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए, तो कम्युनिज्म है। आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपने दोनों क्वालिटी, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण तो देख ही लिए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए भाई, सिंपल सी बात समझ में आ रही, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व मतलब एक साथ, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, प्राइवेट सरकारी कंपनियां, तो इसका मतलब सम क्वालिटीज ऑफ, देख लो आपने क्या लिए, क्वालिटीज, गुण, किस चीज के गुण लिए हैं आपने,
लिए हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एंड सोशलिस्टिक के। ठीक है, पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुण हैं आपकी अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक है, तो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों हैं, तो पर्पस क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मिश्रित का? पब्लिक वेलफेयर विद प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि लोक कल्याण के साथ साथ लाभ अर्जित करना। ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल, नहीं, सरकार नियामक की भूमिका। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार नियामक की भूमिका में होती, रेगुलेटर की भूमिका होती सरकार, रेगुलेटर, है ना। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार हावी नहीं होती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार नियामक की भूमिका में होती है, रेगुलेट करने की कोशिश करती है, वो इकोनॉमी अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में फ्रीडम होती है, फ्रीडम टू पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या हम लिख सकते हैं कि सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों को भी स्वतंत्रता है। एग्जाम्पल लो, इंडिया क्या है, एग्जाम्पल टू मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है इंडिया। एग्जाम्पल लो, है क्या यहां पर, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये भी अपना काम कर रहा है, अडानी ग्रुप ये भी अपना काम कर रहा है, तो ये हो गए प्राइवेट। लेकिन दूसरी तरफ ओएनजीसी, आईओसीएल ये हो गए पब्लिक, और ये भी प्रोडक्शन करते हैं और वो भी प्रोडक्शन करते हैं। और ऐसे देशों में सरकार नियामक की भूमिका में होती है, सरकार प्राइवेट क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी खास ख्याल रखती है, बिल्कुल कोशिश करती है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। जैसे गरीब आदमी है इस अर्थव्यवस्था में, क्या होगा उसका? हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सरकार क्या कहती है कि देखो कंपनियां खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जो कमा रहे हैं उनको कमाने दीजिए, और जो नहीं कमा रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं उनको हम ध्यान रख लेंगे। जैसे एग्जांपल लो, यहां पर जो नहीं कमा पा रहे हैं, तो लोक कल्याण के नाम पर सरकार उनको आवास देगी, लेकिन सबको नहीं देगी, है ना। घर देगी, जरूरत पड़ने पर उनको एजुकेशन देगी, जरूरत पड़ने पर एजुकेशन के साथ साथ और क्या दे सकती है, हेल्थ केयर सर्विसेज देगी, स्वास्थ्य सेवाएं देगी। दे रही कि नहीं दे रही है? और प्राइवेट सेक्टर के लोगों से पर अगर हम देखें, जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं उन पर सरकार टैक्स लगाती, इन रिटर्न उनको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देती, सड़क पानी बिजली ये सब जो चाहिए वो सब देती। तो ये सबका ध्यान रखा जाता है इस अर्थव्यवस्था में, सबको मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई आप बेहतर जिंदगी जिए, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा है। आपके एग्जाम देखो, पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत और भी डेप्थ में जाया जा सकता है, बट हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के हिसाब से इतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं केवल उतनी बातें आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए
और साथ के साथ आप अच्छे से उसका आंसर भी दे ले। ठीक है, तो फिर मिलते रहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।